वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं ओवरऑल सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 25 और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और इसमें आज का टॉपिक है एरिया ऑफ पाथ। पाथ रास्ते को कहा जाता है और एरिया को हम इससे पहले यानी 2 लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो पाथ का एरिया यानी हम ये कैसे निकाल पाएंगे। पाथ का मतलब रास्ता है, यानी फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारे पास कोई एरिया है और इसमें कोई पाथ इस तरह से बन रही है या इसके साइड्स पर बन रही है या चारों साइड पर इस तरह कोई पाथ है वो बन रही है। अगर हमसे कहीं भी कोई क्वेश्चन किया जाए कि इन पाथ्स ये जो पाथ है इसकी एरिया आप लोग मालूम कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, तो वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे वो आज के इस लेक्चर में हम सीख लेंगे थ्रू इन 3 एग्जाम्पल्स की, यानी इन 3 एग्जाम्पल्स की मदद से हम इस तरह की जो पाथ होती है, जो रास्ता होती है, इसका जो एरिया है वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इसी तरह आज का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो बहुत सिंपल, मुश्किल नहीं है कि a rectangular field in 5 units long and 3 units wide। यूनिट्स का मतलब जनरली 1 होता है और यहाँ पे है 5 यूनिट्स यानी 1 + 1 + 1 + 1 यानी 5 टाइम्स 1 को ऐड कीजिए। तो अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर भी आप ले सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर 5 मीटर, ये आप जितना चाहें वो कर लेंगे। यहाँ पे हम यूनिट से लिखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि कोई हमारे पास एक रेक्टेंगुलर आप जानते हैं कि क्या होता है। एक रेक्टेंगुलर कोई फील्ड है, कोई खेत है और इसकी जो लॉन्गिट्यूड है यानी जो लंबाई है वो है 5 यूनिट्स और जो इसकी चौड़ाई है यानी वाई या वेट वो है 3 यूनिट्स। ये गिवन है यहाँ तक। इसके बाद कहा जा रहा है कि अराउंड दिस फील्ड pivot is to be constructed of 1 unit wide। अब मज़ीद कहा जा रहा है कि ये जो फील्ड है रेक्टेंगुलर, अब इसके इर्द गिर्द यानी चारों तरफ 1 यूनिट का एक और जो रास्ता है वो बनाई गई है, रास्ता कह सकते हो यहाँ पर। तो यानी इस तरह से कि 1 यूनिट इस साइड पर, 1 यूनिट इस पर, 1 यूनिट इस साइड पर और 1 यूनिट इस साइड पर। यानी ये इसके बाद पहले हमारे पास फील्ड मौजूद थी जिसकी लंबाई कितनी थी 5 यूनिट और चौड़ाई 3 यूनिट्स। अब मज़ीद 1 यूनिट यहाँ पर ये जो है वो 8 हो गई। इस तरह से यहाँ पे 1 यूनिट और इस तरह से यहाँ पर 1 यूनिट और सिमिलरली यहाँ पर भी 1 यूनिट जो एरिया है वो 8 हो गई है। यानी जो पाथ हम इसको कह सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्ट हो गई है एक पेवमेंट। फाइंड द एरिया ऑफ पेवमेंट, यानी अब यहाँ पर जो पेवमेंट हमारे पास आ गई है, जो नई एरिया आ गई है, जो इसको हम पाथ कह सकते हैं, जो नई पाथ आ चुकी है यहाँ पे इसके बिल्कुल चारों तरफ। अब इसकी एरिया हमने कैलकुलेट करनी है। अब इसकी एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आइए उनको देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। यानी पहले हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो इसकी जो एरिया है वो कितनी है। अब ये जो इनसाइड है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बाहर से जो रास्ता है इसकी नहीं। तो इनसाइड की जो है वो 5 यूनिट्स पहले थी और 3 यानी 5 यूनिट्स लंबाई और 3 यूनिट चौड़ाई थी। तो यहाँ पे जो 15 यूनिट्स है वो इसकी क्या आ गई, एरिया आ गई। ये ओवरऑल ये जो अंदर का जो पहले हमको रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन था उसकी जो एरिया है वो है 5 यूनिट्स 15 यूनिट्स। तो अब यहाँ पर हमने इस ओवरऑल फील्ड की एरिया मालूम करनी है। यानी अब ये जो पाथ, ये जो नया पेवमेंट इसके साथ लगा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सारे एरिया का
हमने जो है वो अब एरिया कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब ये जो नया रेक्टेंगुलर बन चुका है तो इसमें हमारे पास अब कुछ नई बातें आ चुकी हैं। यानी मैं क्या करता हूँ कि नाउ द लेंथ ऑफ द न्यू रेक्टेंगल। तो अब ये जो नया रेक्टेंगल हमारे पास बन चुका है इसकी लेंथ कितनी आ गई है, इसकी फैब पहले से मौजूद है। अब 1 जो है वो इस साइड पे 1 यूनिट्स बढ़ गई, 1 यूनिट इस साइड पे बढ़ गई तो +1, यानी ये अब 17 यूनिट्स जो है आ गई है इसकी नई लेंथ। इसी तरह से जो इस तरह विड्थ जो है, यानी विड्थ ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, बस रेक्टेंगल की मैं सिर्फ इतनी ही लिखता हूँ। तो 3 यूनिट्स पहले से मौजूद थी और +1 यानी 1 यहाँ से 1 यहाँ से, तो अब ये टोटल 5 यूनिट्स बन गई। यानी अब इसकी हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी नाउ द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू 17 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 5 यूनिट्स। तो यहाँ से आ जाएगा 85 यूनिट्स। तो 85 यूनिट्स अब जो एरिया है, मैं देखता हूँ इसको, ये है अब इस नए खेत की, यानी नए, आई एम सॉरी, यस, मैंने जो गलती की है वो यहाँ पर की है। यहाँ पे ये 50 नहीं है बल्कि ये कितनी है, 5 है, तो 5 + 1 बनता है। अभी मैंने पता नहीं 15 क्यों लेकर है, तो ये 7 और इसके पेड़ इस तरह से ये भी 7। तो अब यहाँ पर जो बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 35 यूनिट्स। यानी अब ये जो इस टोटल का जो एरिया आ गई वो 35 यूनिट्स आ गई। तो अब तो बात बहुत आसान बन गई है। यानी जो इनसाइड की एरिया है ये है 15 यूनिट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर जब टोटल को हम मिलाते हैं तो इसकी पेड़ है 35 यूनिट्स। तो अब हमको जो मालूम करनी है वो सिर्फ ये मालूम करनी है। तो इसको मालूम करने के लिए 35 - 15 कीजिए, वो जो एरिया आ जाएगी वो इस जो इसके अराउंड जो पाथ है, जो पेवमेंट है, इसकी एरिया होगी। तो क्या कर लेंगे कि so the area of pavement में से इतना लिखता हूँ इज इक्वल टू 35 यूनिट्स टोटल हो गई, माइनस 15 इनसाइड की थी, तो यहाँ से ये निकाल दीजिए और 20 यूनिट्स जो एरिया है वो आ गई। यस, 20 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स इसको हम कहेंगे क्योंकि ये अब इसकी एरिया है। तो 20 स्क्वायर यूनिट्स एरिया जो है वो अब इस पाथ की होगी। तो ये एक आसान सी बात थी। पहले क्या करना था, पहले इस इनसाइड के जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए, फिर इसके बाद अब ये टोटल जो जितना रेक्टेंगुलर फील्ड बन गया है इसका कैलकुलेट कीजिए, और फिर इसके बाद जो टोटल है उससे माइनस कीजिए जो पहला वाला हमको मालूम हो चुका है। तो इस तरह से हम आसानी के साथ इसको की जो एरिया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सी एग्जांपल थी, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर किसी बात में कोई डाउट है, किसी बात की समझ नहीं आई है, तो मुझसे बज़रिए व्हाट्सएप, बज़रिए ईमेल, बज़रिए नीचे कमेंट्स आप लोग पूछ सकते हैं। और बिल्कुल इसी टाइप्स के ये नेक्स्ट जो 2 एग्जाम्पल्स है ये भी हैं और बिल्कुल आसान से हैं। इसके बाद मैं एक थर्ड पे आ जाता हूँ, ये भी बिल्कुल इसी टाइप के हैं, तो इस वजह से ये मैं कर जाता हूँ। तीसरा भी एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल 3 का सलूशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज 30 मीटर लॉन्ग। हमारे पास अब यहाँ पे कोई एक स्क्वायर शेप का कोई गार्डन है जिसकी जो लंबाई है वो है 30 मीटर लॉन्ग। यानी ये सारे साइड 30 के है। अब हाँ चलो आगे बढ़ दो।
A pavement of 2.5 meter wide is made all around it. अब जो ये बाग है, ये गार्डन है, इसके जो चौड़ाई है, जो वाइड है, वो 2.5 इस साइड से और 2.5 ये दूसरी साइड से जो है वो इसके साथ प्लस हो चुका है, यानी 2.5 यहाँ से और इसी तरह से 2.5 मीटर यहाँ से भी इसके साथ पेमेंट यानी लग चुका है। तो ऑल अराउंड यानी गोल बिल्कुल यहाँ पर चारों साइड से ये इसके साथ है। तो अब पहले तो हम जिस तरह पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया था, इसी तरह पहले तो हम इस इनसाइड जो गार्डन एरिया है ये मालूम करेंगे। तो क्या कर लेंगे कि एरिया ऑफ गार्डन, तो एरिया ऑफ गार्डन की कितनी है कि लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई, ये हमारा फार्मूला होता था, या वेट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ से आ जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर की वजह मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर क्यों आ जाता है। तो अब क्या है कि अब ना लेंथ ऑफ द आउटर स्क्वायर, अब जो आउटर स्क्वायर है इसकी जो एरिया है वो 30 पहले से वो गिवन है, और प्लस 2.5 प्लस 2.5 ये दोनों हमने इसके साथ ऐड कर ली। तो इसकी जो आंसर है वो है 35 मीटर। यानी अब ये 35 मीटर, पहले जो ये 30 मीटर इसकी साइज थी और अब 30 मीटर लंबाई थी, और अब इसकी जो लंबाई चौड़ाई सब कुछ है अब वो बन गई है 35 मीटर की, यानी अब जो नया जो टोटल स्क्वायर है उसकी। तो इस स्क्वायर की जो वैल्यू है, इस जो एरिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि नाउ यानी मैं सिंपली ए लिखता हूँ, यानी ए से मेरा मतलब ये है कि जो नया जो अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल एरिया है अब ये कितनी आ रही है। तो इसके लिए हम 35 इसकी लेंथ और यही 35 इसकी विड्थ भी है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे आ रहा है 1225 मीटर स्क्वायर। यानी ये जो टोटल है इसकी एरिया कितनी है 1225 मीटर स्क्वायर, और जो इसके इनसाइड है इसकी एरिया थी 900 मीटर स्क्वायर। तो अब हमने इसकी ये जो पाथ बन रही है इसकी, या पेवमेंट हम कह सकते हैं, इसकी जो एरिया है ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए जस्ट क्या कीजिए, मैं फिर से एक डेट से इसको डिनोट करता हूँ, यानी आप लोग लिख लेंगे या जस्ट एक के एरिया ऑफ द पेवमेंट, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट ए से शो करता हूँ जगह की कमी की वजह से। तो अब यहाँ पे ये जो सारी है इससे आप लोग माइनस कीजिए, जो इनसाइड है इससे जो आंसर आ जाएगा वो आप लोगों का क्या है, इस पेमेंट का की एरिया है। तो ये आप लोगों का इस पेमेंट की एरिया है। बिल्कुल आसान सी एग्जाम्पल थी, कोई मुश्किल बात नहीं थी। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 पे मैं आप सब आ जाता हूँ। A conference hall is, कोई हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसकी जो लेंथ है, वो है 8.5 मीटर, एंड और इसकी जो विड्थ है, या चलो सही है बिल्कुल, इसकी जो विड्थ है वो है 6.4 मीटर। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आप लोग बना भी सकते हैं कि ये 8.5 है और ये 6.4 मीटर है। A carpet is laid in the hall। अब ये कमरा है, हॉल है, और इसके अंदर अब कोई कारपेट पड़ा हुआ है।
लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कारपेट इज 8 मीटर एंड अब जो कारपेट की जो लंबाई है वो है 8 मीटर और चौड़ाई है वो है 5.9 मीटर, यानी इसकी एरिया और इसकी चौड़ाई और लंबाई से कम है। फाइंड द एरिया ऑफ द अनकवर्ड प्लेस ऑफ द कॉन्फ्रेंस हॉल। अब मैं सपोज करता हूँ कि वो जो कारपेट है वो यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि ये से कि एरिया कम है यहाँ पे जो गिवन है। तो फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अनकवर्ड एरिया है, मैं फॉर एग्जाम्पल कि ये अनकवर्ड एरिया है जो रह गई है, इसे हमने ये अनकवर्ड एरिया को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए बिल्कुल वही मेथड, पहले हमने जो इनसाइड यानी जो इनसाइड नहीं बल्कि पहले पूरे जो हॉल है इसकी एरिया कैलकुलेट कीजिए, फिर उसके बाद जो एरिया है वो कारपेट का वो कैलकुलेट कीजिए जो इनसाइड है, और फिर चूँकि हमने ये बाहर ये पेमेंट की तरह जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में थी तो वो कैलकुलेट कीजिए, और फिर इससे जो एरिया आया है होगा उससे वो दूसरी वाली माइनस कीजिए, तो वो जो आ जाएगी वो आप लोगों का आंसर होगा। तो मुझे लग रहा है कि इसकी करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वो जो पिछले हो चुकी है उसी तरह सा है। चलो मैं डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लिकेशन वगैरह लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि एरिया ऑफ हॉल, यानी जो हॉल है उसकी एरिया कितनी है 84 मल्टीप्लाई बाय 6, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 6.4, और इससे जो आ रहा है वो है 54.4 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से जो एरिया ऑफ कारपेट है, एरिया ऑफ कारपेट, तो एरिया ऑफ कारपेट यानी वो गिवन है यहाँ पे इसकी लेंथ और वेट कहाँ पे ये, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 5.9 मीटर, तो इससे जो आ रहा है वो है 45 इसके लिए आप लोग कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, वरना इतनी मुश्किल भी नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें अब क्या करना है कि अनकवर्ड प्लेस यानी एरिया ऑफ अनकवर्ड प्लेस, तो अब जो एरिया ऑफ अनकवर्ड प्लेस है वो क्या बन गई 54.4 मीटर स्क्वायर माइनस 47.2 मीटर स्क्वायर, और इससे जो आ रहा है वो है 7.2 मीटर स्क्वायर, और यही आप लोगों का कि ये अनकवर्ड एरिया है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है, और इन्हीं क्वेश्चन पर आप लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 11.2 कर जाएंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद हम एल्टीट्यूड्स ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स को देख लेंगे। तो इसके साथ मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त से पहले हम पाकिस्तान का हालत देख लीजिए। अभी बिजली चली गई है और नामालूम वक्त तक चली गई है, हो सकता है 1 घंटे बाद आ जाए, 3 घंटे बाद आ जाए, ये कोई पता नहीं। और देखो अगर कोई अमीर बंदा है वो तो फिर भी कुछ करेगा, लेकिन अगर गरीब बंदा है तो वो पसीने से शरबूर होगा। काम करना तो वैसे भी इन जून जुलाई में मुश्किल ही होता है, लेकिन जब घर में रह के भी आप अजाब में होंगे, पसीने में शरबूर होंगे, तो कैसे हम अब एक बंदा अपने मुल्क के लिए दुआ कर लेगा, कैसे एक बंदे का दिल चाहेगा कि मैं इस बिजली का बिल अदा करूं। हमसे ये महीने में 5,000 6,000 कभी कभार 10,000 से ऊपर का बिल लेते हैं, और बिजली का हाल ये है कि अब बिजली चली गई और पता नहीं कब तक चली गई हो। सुबह चलती है, इसी तरह दिन रात, यानी हर टाइम पता नहीं चलता है, कभी चली जाती है, कभी तो खैर सही होती है, लेकिन ज़्यादातर चली जाती है। हमारा इलाका फिर भी ठीक है, यहाँ पे गुजारा होता है, लेकिन कुछ इलाकों में तो बिल्कुल होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। तकरीबन 24 घंटों में 15-18 घंटे लोड शेडिंग होती है, तो वहाँ पे बेचारे लोग क्या करेंगे इस गर्मी में। अब पाकिस्तान को गालियाँ नहीं देंगे वो तो किसको देंगे। अब नामालूम बंदे इसको जो है वो इसकी सपोर्ट करने वाले हैं, नामालूम बंदे इसको चला रहे हैं, लेकिन वो कैसे चला रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं। हमारे बिलों के पैसे कहाँ जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं। सारा पाकिस्तान करप्ट है। यहाँ पे बिल आज से कई रोज़ पहले बिल जो है वो कुंडी लगा गए थे यहाँ हमारे एक घर में, तो जब वो मीटर रीडिंग करने वाला आया तो उसने बस सिर्फ 10,000 रुपए ले लिए और वो चले गए। तो न हर बंदा करप्ट है पाकिस्तान में। बस मैं और नहीं जाता हूँ, मैं बहुत मायूस होता हूँ इस तरह की चीज़ों से, लेकिन है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए।
कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इसमें जितने भी करप्ट लोग हैं अल्लाह ताला इन सारों को नसीहत करे और पाकिस्तान की अमन व अमान में उनकी किरदार यानी उनको की सलाहियत बढ़ाए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।